जनता ने वोट दिए, सिंधिया जो भी दिए थे उन विधायकों को वोट दिए थे जो उनके चुने गए थे और जनता के लिए। और आपको वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। आपको सरकार को करना चाहिए। हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते इस चीज का। सरकार की अच्छी समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम सरकार की अच्छी चीजों का समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार की अच्छी चीजों का समर्थन कर रहे हैं। ये चुनाव का डालने की बारी आए तो आप अपने पड़ोस से कोई एक व्यक्ति को जो सर्वमान्य आपका बुजुर्ग है, जो बेहतर लगता है आप। दोस्तों नमस्कार, बीएमपी न्यूज़ पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ में कुछ साथी हैं जो एमएलबी ग्राउंड में बैठे हैं। और सर आपका परिचय सर? मैं शैलेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर का ही निवासी हूँ और होटल व्यवसाय में रत हूँ। और मॉर्निंग वॉक के लिए हम अक्सर डेली ही यहाँ रूटीन में हैं, हम आते हैं, बस बैठे हुए हैं। और क्या होता है, हमारी एक हैबिट है कि जहाँ हम कहीं बैठ जाते हैं चार लोग, तो मानी बात है चर्चा सिर्फ वही राजनीतिक चर्चा और उसके अलावा कुछ नहीं। बस झुंझलाहट ये होती है कि इस परिदृश्य में हमारा रोल क्या है, क्या केवल क्रिटिसिज्म या आलोचना केवल करने भर के लिए रह गए हैं, या इस सिस्टम में सक्रियता या सक्रिय भागीदारी भी कुछ सुनिश्चित होनी चाहिए। देखिए साहब, अभी आपने मुझसे पूछा या एक मुख्यमंत्री के रूप में किसी का रोल कौन क्या है, कैसा है, अच्छा है, बुरा है। मैं ये समझ के चलता हूँ कि मतदाता बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है और हर दौर में कंफ्यूज्ड ही रहता है। 5 साल के लिए जिसको वो चुनाव करता है, 5 साल पहले जिसके मतलब मैं आपसे कहूँ कि 2 लोग विपक्षी तौर पर आमने सामने खड़े होकर चुनाव लड़ रहे होते हैं, लेकिन जब सरकार बनाने की बारी आती है तो जनता ने जो अमेंडमेंट दिया है या समर्थन दिया है वो अलग अलग स्तर पर दिया है। हमने किसी पार्टी के व्यक्ति को कैंडिडेट को चुना तो हमने उस पर विश्वास जताया कि ये व्यक्ति हमारे लिए 5 साल ये काम करेगा या हमारे लिए कुछ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। पता चला सरकार बनाने का या दलगत राजनीतिक जो कैंडिडेट वाला अभाव है कि इतना कॉरम पूरा करना है, पता चला हमने आगे चल के देखा कि वो 2 लोग जो हमारे सामने अपोजिट विचारधाराओं को लेके खड़े हुए थे, चुनाव लड़े और बाद में जाके गठबंधन की सरकार बना ली। लोग इधर से उधर चले गए। मतदाता क्या महसूस करे कि वो ठगा गया है। भाई मैंने तो वोट दिया ही नहीं था ये सोच के, या मैंने तो उसको इस अपनी जो समर्थन था वो किन्हीं और मुद्दों पर दिया था, लेकिन बाद में आप जाके सामूहिक रूप से हो गए। फिर आगे बात आती है कि काम करने का या किस पे, तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि उस समय एक आम मतदाता की क्या भागीदारी है शासन और प्रशासन को चलाने में। अगर हम बात पुरानी समय की करें, जब राजे महाराजाओं के शासन भी हुआ करते थे, ऑटोनॉमी सिस्टम हुआ करता था, उसके बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति की उस सिस्टम में अपनी भागीदारी होती थी, सुनिश्चितता निर्धारित होती थी। यहाँ तो ऐसा महसूस होता है कि 5 साल के लिए केवल एक वोट देने भर का राइट रह गया है और उसके बावजूद भी मतदाता पर प्रश्न चिन्ह ये लगाया जाता है चलते हुए कि एक वोट के लिए बिक जाता है, एक शराब की बोतल के लिए बिक जाता है, उस 100 रुपये के लिए वोट दे आता है और बाद में कैंपेनिंग चलाई जाती है। तो वो उसका आधार क्या है। और डिबेट का मतलब भी यही है कि हम लोग जब यहाँ चर्चा कर रहे हैं तो निश्चित तौर से क्रिटिसिज्म एक बहुत बड़ा बात है। अटल जी ने भी ये कहा था कि एक बहुत बेहतर विपक्ष का होना भी ज़रूरी है। सरकार चलाने के लिए अगर एक बेहतर विकल्प ये है कि अपोजिशन भी मजबूत होना चाहिए। जब हम क्रिटिसिज्म को अपनाते हैं, क्रिटिसाइज़ करते हैं, तभी कुछ चीज़ें नई निकल कर सामने आती हैं। आजकल जैसे हमें देखने में आता है, पक्ष और विपक्ष कहीं ना कहीं एक हो जाते हैं और जनता वहीं रोड पे। मैंने आपको बोला ना कि जनता बाद में ये महसूस करती है कि हम ठगे गए हैं। आप जिन मुद्दों को लेकर मेरे पास आए थे वोट मांगने के लिए, और मैंने पूरे 5 साल अपना मन बनाया था कि मैं आपके लिए ये वोट, आपको इस आधार पर आपको वोट दूंगा, और मैंने आपको वोट किया और पता चला दलगत राजनीति इतनी ज़्यादा प्रभावी है कि आपने आगे चलकर तोड़ मरोड़ घटाव बढ़ाव की राजनीति की और आपस में जो अपोजिट विचारधारा के लोग थे सरकार बनाने के लिए एक हो गए। अब आप मुझे स्वयं बताएं कि मतदाता क्या महसूस करेगा उसमें। और फिर दूसरा मेरा यक्ष प्रश्न ये है कि 5 साल तक सिस्टम को चलाने में उस आम मतदाता की क्या भागीदारी है। चलिए, ये आपके सहयोगी हैं, उनसे जानते हैं। सर का सवाल है वो आपसे जानना चाहते हैं, अब क्या करना वेल देखिए, क्या है कि ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है कि हमारे विचारों से ना सहमत होते हुए हम अपने विपक्षी विचारधारा के साथ लगभग 365 दिन हम लोग एक साथ रहते हैं।
मेरा ऐसा मानना है कि सरकार चाहे प्रदेश की हो या देश की हो, निश्चित सी बात है कि बहुत कुछ अच्छा किया है और आगे बहुत कुछ हमें अच्छा करने की प्रेरणा सरकार से मिलती है। बस मेरा इतना मानना है, जैसे हमारे साथी ने कहा कि जैसे कि चलो मैं आपसे एक बात करना जी बोलिए। आपने कहा सरकार ने अच्छा किया, चुनाव से चंद दिन पहले ऐसी योजनाएं क्यों निकाली जाती हैं? 5 साल सरकार चलती है, 4 साल कोई वायदे, कोई किसी पे कोई काम नहीं होता, लेकिन जैसे ही 1 साल बचता है चुनाव तो आप सारी योजनाएं लागू कर दी जाते हैं, आपके बिजली के बिल माफ कर दिए जाते हैं, ये सब कुछ होता है। 4 साल तक क्यों नहीं होता? मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ, मैं सरकार का समर्थक हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल इसके पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन इसका एक बड़ा इसका एक विचार ये भी है कि हमारे मतदाता भी यही चाहता है कि चुनाव आ रहे हैं तो मुझे कुछ मिलेगा। क्या है कि ये विचार जो विचार निकल के जो आ रहे हैं ना, ये जनता के बीच से ही आते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल, जनता का काम है वोट देना, आपको सरकार में, लेकिन सरकार में आप बीच आते हो। जनता ने जो चाहा था इस साल जो प्रदेश में सरकार बने, कांग्रेस की बने, ठीक है, लेकिन सरकार कांग्रेस की बनी और कांग्रेस सरकार बिछकर बीजेपी में चली जाती है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, मैंने यही सबसे बड़ा प्रश्न आपसे उठाया है कि सरकार बिछ के चली जाती है। क्या मैंने आपसे ये प्रश्न दूसरा जो पूछा वो मैंने इसीलिए पूछा कि एक आम मतदाता की क्या भागीदारी है 5 साल तक? क्या मैंने आपसे कहा था कि आप दल बदल करके अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए आप दल बदल कर चले जाना 25 विधायकों को लेके? सिंधिया जी कांग्रेस के कद्दावर नेता हुए हैं, और अगर वो कद्दावर नेता अगर किसी दूसरी पार्टी में चला जाए तो क्या वो जनता से पूछ के गया है? उसने वोटिंग राजनीति, वो ये कहेंगे कि हमने दोबारा से चुनाव करवाए, विधानसभा के चुनाव लड़ाए। जैसे कि इन्होंने कहा कि सिंधिया जी 25 लोगों को लेके गए, ये बात ठीक है कि सिंधिया जी ने एक दलगत कानून के विपक्ष में जाकर एक मध्य प्रदेश में एक स्टेबल सरकार को साथ दिया, लेकिन आज उन्हीं सिंधिया जी की वजह से ग्वालियर देखिए कितना चमक रहा है। उन्होंने जितना काम किया है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक एलिवेटेड शानदार रोड और प्रोजेक्ट, 3 बड़े प्रोजेक्ट सिंधिया जी के कारण ही आए हैं। गरीब जनता को कितना फायदा हुआ भैया ये देखिए, व्यक्ति विशेष की महिमा का मंडन कर रहे हैं हमारे साथी, इसके अलावा जनता को कुछ नहीं कितना है। फायदा? भाई साहब एक बात बताइए, जब इतने सारे प्रोजेक्ट अगर शहर में चलेंगे, बात लोकतंत्र की हो रही है, बात लोकतंत्र के साथ एक सामूहिक विचारधारा की हो रही है। यहाँ बात किसी व्यक्ति विशेष की महिमा के मंडन की नहीं है कि उन्होंने क्या दे दिया है, क्या नहीं दे दिया, और ये उनका नैतिक दायित्व है, सरकार का नैतिक दायित्व है कि ये उन्हें क्या देना चाहिए। मैं आपसे फिर चौथी बार ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि 5 साल तक एक आम व्यक्ति जिसने मतदान किया है और आपने उसे प्रेरित किया है कि मत डालो, वोट डालो, वोट डालो, उसके वोट की अहमियत क्या थी और उसकी भागीदारी क्या? मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज से 4 या 5 साल पहले जब ये पार्क डेवलप नहीं था तो हम यहाँ नहीं आते थे, लेकिन आज हम इसका फ़ायदा ले रहे हैं। हम आम आदमी हैं, यहाँ सरकार ने कुछ किया तभी तुम ले पा रहे हैं ना। जितने भी ग्वालियर में आसपास के एरिया में बड़े बड़े सरकार के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ ग्वालियर की जनता को ही मिलने वाला है। सिंधिया जी ने अपनी जेब से नहीं दिया, सरकार से सैंक्शन करा के लेके आए और ये सरकार ने जनता के हित में दिया है। तो ये बात सही है। यहाँ पर बीजेपी के और भी दिग्गज नेता हैं जिन्होंने कई 20-20 साल से यहाँ पर राज किया है, लेकिन सिंधिया जी ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत तेजी से यहाँ पर बहुत नए प्रोजेक्ट दिए हैं। मतलब भाई सिंधिया जी बीजेपी में आए तब से ही कार्य हुए हैं, अन्यथा कार्य नहीं। नहीं, ये माधवराव सिंधिया के लिए क्या कहेंगे आप? हम ये कहते हैं कि टूरिज्म और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जो कभी नोएडा में लगने वाला था वो ग्वालियर लाया गया, वो माधवराव सिंधिया जी की देन है। उस समय तो भाजपा में नहीं थे सिंधिया जी, वो तो कांग्रेस की सरकार थी। अब अगर हम दूसरी ये चीज़ कहेंगे कि आप रेलवे स्टेशन ग्वालियर का जो गिने चुने रेलवे स्टेशनों में गिना जाता रहा है, वो उस समय तो माधवराव सिंधिया रेलवे मिनिस्टर थे, वो तो शायद भाजपा में नहीं थे, उस समय भी सरकार कांग्रेस की थी। मैंने फिर बात वही कर रहा हूँ कि ये तो आपका नैतिक दायित्व है साहब, हमने आपको चुनकर उस स्थान पर बिठाया है। मैं सिर्फ आपसे एक बार फिर यही पूछ रहा हूँ कि हम ये महसूस क्यों करें कि हम ठगे गए हैं? हम ये क्यों महसूस करें कि हमारी इस 5 साल के प्रशासन में हमारी भागीदारी क्या है और हमें क्या इसके लिए मिलेगा? हम किस तरीके से शासन में और प्रशासन में हस्तक्षेप करेंगे? क्या आप 1 साल पहले लाके जो अपनी योजनाएं हमें बताएंगे, क्या केवल इनका अगर सिंधिया माधव सिंधिया जी के ऊपर कहना है तो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि सिंधिया घराना जो है कई सालों से
उन्होंने ग्वालियर के लिए किया है और आज वही घराना कर रहा है। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज अगर उनके मौके उनके घराने की बात नहीं है, पार्टी विशेष की बात हो। देखिए चाहे सिंधिया खानदान कांग्रेस में हो या बीजेपी में हो, कहीं ना कहीं उन्होंने किया तो ग्वालियर के लिए है ना। अभी पार्टी विशेष की बात हो रही है, इस खानदान को आप छोड़िए, आप पार्टी विशेष मैं की- वही देखिए, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आप महिमा मंडन जो कर रहे हैं वो व्यक्ति विशेष का नहीं, महिमा नहीं। मंडन क्यों कर रहे हैं? बात फिर आप महिमा कारण मंडन और नहीं है। बताएं कि अभी- बीजेपी के अभी विधायक अभी कांग्रेस 25 में क्यों विधायक जा की रहे बात हैं कर रहे थे, छोड़ 25 के? विधायक छोड़ के चले गए सिंधिया जी साथ। क्या जो जनता ने वोट दिए, सिंधिया जो भी दिए थे उन विधायकों को वोट दिए थे जो उनके चुने गए थे और जनता के लिए। और अब वो वापस कांग्रेस में जा रहे हैं। उनकी अब इच्छा वो नहीं थी। वापस कांग्रेस उनको में नहीं क्यों सोचना जा कि रहे हैं? हमें जनता के लिए हमें जनता में वोट दिए तो जनता के साथ छोड़ के हम उस विधायक सिंधिया अगर बात को जाए। सिंधिया समर्थन थे तो पहले ही वोट उनको देते। नहीं, देखिए जनता ने उस व्यक्तिगत विशेष कैंडिडेट को वोट दिया है, पार्टी को वोट नहीं दिया। आज भी जनता जब चुनती है ना तो पार्टी बाद में आती है, पहले हमारे पास प्रत्याशी कौन आ रहा है उसको देखती है। महोदय, इस आपकी- बहस का कोई अंत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक अपनी तरफ से एक राय दे रहा हूं। मैं अपनी तरफ से अब हमें जागरूक होने की ज़रूरत है और ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक इस बात को पहुंचे कि विधानसभा का चुनाव आ रहा है। आप दलगत राजनीति से ऊपर उठिए। कांग्रेस को वोट देना है, भाजपा को वोट देना है, बीएसपी को वोट देना है, किसी और दल को वोट देना है, इससे ऊपर उठिए। आप इस बात को सोच के चलिए, जब हमें सबसे पहले चुनाव 1950 में करवाए गए थे तो आपको पता है ये हाथ का पंजा, कमल के फूल और ये निशान क्यों दिए गए थे? क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या अनपढ़ थी और वो अनपढ़ जनसंख्या कैसे मतदान में कैसे समझेगी कि किसी का नाम जब वो समझ नहीं सकती थी तो उससे ये कहा जाता था कि हाथ के पंजे पर मोहर लगानी है या कमल के फूल पर मोहर लगानी है। 70 साल और 75 साल आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी हमने मनाया है, फिर भी मैं लोगों से यही अपील करता हूँ कि जब आपके यहाँ एक विधायक के लिए चुनाव का डालने की बारी आए तो आप अपने पड़ोस से कोई एक व्यक्ति को जो सर्वमान्य आपका बुजुर्ग है, जो बेहतर रखता है आपको, जो आपके लिए कुछ कर सकता है, उसे खड़ा कीजिए। जो हमने सबसे पहले सुना था कि हाँ 1950 में जिस तरह से कैंडिडेट्स को खड़ा किया गया था चुनाव लड़ने के लिए, ऐसे ही खड़ा कीजिए और उन्हें चुनाव में लाके उन्हें विधायिका में भेजिए और उनको अधिकार संपन्न बनाइए जिससे ये देश वास्तव में संपन्न बन सके। और जिस तरह से अभी तक आप चुनावी प्रक्रिया को चला रहे हैं और जिस तरह से आगे बढ़ा रहे हैं, इसे देश को रसातल में ही ले जाने वाले हैं और इससे कुछ नहीं है। अगर मैं ये महसूस करूं कि इस पार्क में घूमते घूमते हो सकता है चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मैं स्वयं ही हो सकता हूं। कोई भी हो। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि चाहे प्रदेश की सरकार हो या भारत की सरकार हो, आप सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन फ्री की रेवड़ियाँ बांटना बंद करिए। लोगों को काम करने की आदत डालिए। लोगों के घर बैठे जब राशन और पैसा मिलता है दूसरे दिन बिकता है, ये चीज़ बहुत गलत है। और ये जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा है, हम लोगों के टैक्स पेयर्स का पैसा है। भारत जैसे फ्री की रेवड़ी जनता को दिए जाते मंत्री प्रधानमंत्री, वही मैं इसका बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। मैं सरकार का समर्थन करता हूँ, सरकार की नीतियों का समर्थन, लेकिन ये नीतियाँ गलत हैं। समय निकल चुका है कोरोना का, सब अपना अपना कमा रहे हैं। फ्री की रेवड़ियाँ बांटना सबको बंद कर देना चाहिए और तभी हम चल पाएंगे, अदरवाइज़ हम श्रीलंका की कगार पे पहुंच जाएंगे। क्योंकि एक बार श्रीलंका भी, आज श्रीलंका परेशान इसीलिए है, हमने टैक्स ख़त्म किया, लोगों को बेनिफिट्स दिए, धंधे व्यापार जीरो हो गए थे। आज हमको मजदूर नहीं मिलते काम करने के लिए, हमारे पास लेबर काम करने के लिए नहीं। क्यों? क्योंकि उनको घर बैठे मिलता है। चावल जो आता है ना, 20-20 किलो चावल मिलता है, दूसरे दिन राशन की दुकान पे बिकने चला जाता है। ये चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। ये इनका भला कोई नहीं होने वाला, किसी का कोई भला नहीं, उल्टा हम लोग टैक्स में, जितने भी टैक्स में सबका पैसा जाने वाला है। बाकी सब अच्छा कर रहे हैं। आज भारत देश में कितने प्रतिशत लोग हैं जो भूखा पेट सोते हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ महोदय, एक व्यक्ति आज आप ढूंढ के लेके आना कि ये भूखा सो रहा है। कोई भूखा नहीं सोता भारत देश में। तो फिर 48 रुपये, जैसे कि आपका जो मंदिर बगल में है, वहाँ पे लाखों लोगों की भीड़ जो भिखारी के रूप में बैठे हैं, इनको दान देने जाओगे, दान नहीं लेंगे, पैसा चाहिए इनको भी। इनको पैसा चाहिए। अगर आप इनको पूरी सब्जी बांटोगे ना, मना कर देंगे। उन लोगों को भगा देना चाहिए ना, जो पैसा देना बंद करना चाहिए, दान मतदान। आप ही लोग मना कर देंगे। सरकार जुल्म कर रही है, भिखारियों पर भी अत्याचार कर रही है। जी नेता लोग ही चला रहे हैं इन लोगों को। जो भिखारी लोग बैठे हुए हैं, जो बिना उनके पास पैसा नहीं है, वो नेता लोग ही चला रहे हैं, जिनका वोट बैंक है। आज आप पढ़े लिखे हो, मैं पढ़ा लिखा हूँ, कोई नेता बुलाएगा वैसा अपनी रैली में आओ, तो वो हम पहुँच जाएंगे, पहले अपना काम देखेंगे, जिलो पहुँचाएंगे, जिलो जाएंगे, उनको 200 रुपये मिल जाएंगे, 100 रुपये मिल जाएंगे, चले आएंगे। ये जनसंख्या ये सिर्फ नेताओं के हाथ की है।
महोदय, मैंने तो इसीलिए कहा है कि इस पूरे सिस्टम को तोड़ मरोड़ के हमने अपनी सहूलियत के लिए बना लिया है और उसी सिस्टम को हम फॉलो कर रहे हैं। मैंने अभी इसीलिए आपको अपनी सेल्फ राय सामने व्यक्त की कि अब हमें मंथन का विषय है, चुनाव आने वाले हैं, हमने किस तरह से हम चुनाव की प्रक्रिया को अपनाएं, कोशिश यही करें। क्योंकि आप जब अपन अक्सर ये प्रश्न उठते हैं सामने, चुनावी रेवड़ियाँ बांटें, सिलेंडर, अगर हम आम उपभोक्ता की बात करें, गैस का सिलेंडर बढ़ते हुए 1200-1300 तक का हो गया, चुनावी वर्ष आया, 200 रुपये 250 रुपये कम कर दिए आपने। महिलाओं के लिए आपने लाडली बहना योजना और ये सब कुछ। मैं ये पूछता हूँ, ये पैसा कहाँ से आएगा? प्रदेश सरकार जो स्वयं केंद्र सरकार पर आश्रित है, कर्ज पे कर्ज ले रही है और महिलाओं को चुनावी रेवड़ियाँ बांट रही है। क्या ये सरकार किसी दस्तावेजों पे लिख के दे सकती है कि ये रेवड़ियाँ पूरे 5 साल तक बांटी जाएंगी आगे? सही बात है। नहीं, इन रेवड़ियों को बंद कर देना चाहिए। हम सरकार का समर्थन करते हैं, लेकिन इन रेवड़ियों को बिल्कुल समर्थन नहीं करते। आदत डालो लोगों को कमाने की। आप लोगों को मक्कार करते जा रहे हो, लोग मक्कार हो रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलते, लोगों को काम करने की आदत खत्म होती जा रही है। लोगों को आपने जैसे कहा जाए, सरकारी जो जितने भी संस्थान थे वो बेचे जा रहे हैं, उन पे आप क्या कहोगे? संस्थानों को बेचकर लोगों के पास रोजगार कहाँ बच रहा है सर? देखिए, बेचे क्यों जा रहे हैं, उसके कारण भी सरकारी जो उसमें जो काम करने वाले जो काम कर्मचारी हैं, अधिकारी वो हैं, आज उनका जो काम करने का सिस्टम है इतना ख़राब है कि प्रोडक्टिविटी जीरो है। सरकार क्या करेगी? जब कोई संस्थान घाटे में जाएगा तो बेचना पड़ेगा लोगों को काम करने। ये क्या है, प्रदेश भर में लाखों की तादाद में स्कूल बंद किए गए, तो उसमें जो स्टूडेंट पढ़ने वाले गरीब बच्चे थे वो कहीं ना कहीं वो तो फिर वो भिखारी की तादाद में पैदा होंगे। हमें तो मुझे लगता नहीं कोई स्कूल बंद हुआ है आज तक। आपको पता नहीं है, आप अखबार उठा के सर्च कीजिए, मोबाइल पर सर्च कीजिए, लाखों स्कूल मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दिए। भाई साहब, आप देखिए, सच्चाई ये है कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर 3 घंटे नहीं पढ़ाते, लेकिन उनके घर का मकान देखोगे ना आप तो ऐसा लगेगा बड़ा आलीशान है। और प्राइवेट स्कूल आप सख्ती करिए ना, तो ये तो सरकार को करना चाहिए। हम बिल्कुल समर्थन नहीं करते इस चीज़ का। सरकार की अच्छी चीज समर्थन कर रहे हैं। नहीं, हम सरकार की अच्छी चीजों का बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। हम सरकार की अच्छी चीजों का समर्थन करते, खराब चीजों का हम बिल्कुल नहीं करते। खराब स्कूल हमारे आंखों में सरकारी संस्थान बेचना अच्छी चीज है क्या? नहीं, सरकारी संस्थान बेचे, देखिए अकाउंटेबिलिटी अगर आप निर्धारित नहीं करोगे तो एक दिन वो चीज। बताइए, सरकारी संस्थान बेचना अच्छी चीज है? नहीं साहब, मेरी तरफ से बिल्कुल भी नहीं है। जिन चीज़ों में आपको लग रहा है कि आप लॉसेस में बेयर कर रहे हैं, आप घाटे पे बराबर से चल रहे उपक्रम हैं, सरकार की नैतिक जिम्मेदारी ये होती है कि उन्हें कुछ समय तक उनको वापस उनको रिफॉर्म करने की कोशिश करें और उनको बेहतर के स्वरूप प्रदान करें। और अगर मान के चलिए कि उस प्रक्रिया को बहुत लंबा अपनाया जा चुका है, सुधार की प्रक्रिया में उसमें दिखता है कि गुंजाइश नहीं है। गवर्नमेंट के बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो बिल्कुल अनुपयोगी हैं। समय की प्रासंगिकता के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनकी उपादेयता समाप्त हो चुकी है, तो उन उपक्रमों को समाप्त कर देने में भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन रिफॉर्मेशन ये है, अगर हम अब बात अपने स्कूल की उठाइए तो जहाँ एक तरफ प्राइवेट शिक्षा माफिया की तरह काम कर रहा है और दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है, ये प्रक्रिया बहुत गलत है और मैं इसको बिल्कुल भी समर्थन नहीं देता। रीज़न है उसका, आज आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में चले जाएं जहां पेरेंट्स, देखिए एक बेसिक सी बात है, हर व्यक्ति अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा देना चाहता है और अच्छी सामाजिक व्यवस्था के अंग बनाना चाहता है, लेकिन वो स्कूल कोरोना के समय में हमने देखा सरकार ने कितना हस्तक्षेप किया है, उसमें प्राइवेट स्कूलों ने लूट को बरकरार रखा हुआ है। क्या वो उस लेवल की एजुकेशन दे रहे हैं? और अगर हम इसे परिवर्तित करें तो सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए कि उन स्कूलों को बंद करने की जगह उनको उस स्तर तक ले जाएं कि हमें प्राइवेट स्कूलों की ज़रूरत ना पड़े। आप साहब, एक छोटा सा प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ या मैं आपको बता रहा हूँ, स्कूल प्राइवेट चाहिए लेकिन कॉलेज सरकारी चाहिए। बेस स्ट्रॉन्ग क्या सरकारी स्कूल से नहीं हो सकता? मैं एग्जैक्टली ये कह रहा हूँ। मेरी बात है, जो प्राइवेट स्कूल में जो टीचर जाते ना वो 5,000 रुपए में बढ़िया, मतलब कोई भी पढ़ा लिखा ये कैसा भी लेते हैं, लेकिन सरकारी जब स्कूल में जो कोई टीचर जाता है तो एजुकेटेड होता है, वो बाकायदा परीक्षा देने के बाद में सिलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से सरकारी टीचर अच्छे होते हैं क्या प्राइवेट अच्छे? सर, मैं एक क्या होता है, ये बहुत अंतहीन बहस हो जाएगी, पर क्या होता है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां समझने की आवश्यकता है। मैं अपने स्तर पर हूँ, छोटी सी बात हम यहाँ से करके समाप्त करेंगे। अगर मैं मान के चलिए किसी सरकारी कार्यालय में जाता हूँ तो एक बाबू भी अपने काम को करने से मना करते हैं। मैं वही अगर सरकारी अस्पताल में जाता हूँ, डॉक्टर अपनी ड्यूटी को निभाने से मना करते हैं।
अगर मैं किसी और उपक्रम में जाता हूँ वो सिस्टम से व्यक्ति, हमारी आदत हो गई है हम सिर्फ आलोचना कर सकते हैं। उस सिस्टम को रिफॉर्म करने के लिए सबसे पहली पहल हमें स्वयं करनी चाहिए कि हाँ हमें उस आवश्यकता किस चीज़ की है। और मैं फाइनली उसी कंक्लूजन पर आ जाऊंगा जब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले परिवर्तन स्वयं के अंदर और परिवर्तन लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। लेजिस्लेटिव असेंबली जो हमारे ऊपर डिसीजन मेकिंग के हिस्सा हैं या कानून का बनाने का जिनको अधिकार प्राप्त है, हम उन्हें उनका कैसा चुनाव करते हैं। तो आप अपने किसी पड़ोस के अगले चुनाव में ये निर्धारित कर लें कि आप अपने पड़ोस, अपने वार्ड या अपने क्षेत्र के किसी एक ऐसे बुजुर्ग और निष्ठावान व्यक्ति को ही चुन के विधायिका में भेजेंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो कांग्रेस से होगा या भाजपा से होगा या बहुजन समाज से होगा या वो किसी आम आदमी पार्टी से होगा। इस दलगत राजनीति से ऊपर उठेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है कि चुनावी खर्चे भी कम हो जाएंगे और लोगों की जो काम करने की शैली है वो भी बदल जाएगी। धन्यवाद, मैंने बहुत समय लिया आपका भी। तो दोस्तों यह डिबेट आपको कैसी लगी? इन भाइयों के साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। जो भाइयों ने कहा है इनके विचार अपन इन्हीं से लेंगे कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।